हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड क्या आप भी डेवऑप्स सीखना चाहते हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्टिंग कहां से करें, कौन सा टूल सबसे पहले सीखें, कौन सा टूल उसके बाद में सीखें एंड उसके बाद में कौन सा टूल सीखें। आई मीन किस सीक्वेंस में आपको टूल्स को सीखना चाहिए। एंड जब आप टूल्स सीखने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि पहला जो टूल है वो डिपेंडेंट है दूसरे टूल पे, दूसरा टूल जो डिपेंडेंट है वो तीसरे टूल पे। एंड जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप इन सब में फंस के रह जाते हैं और आप स्टार्ट नहीं कर पाते। या फिर आप एक स्टूडेंट हैं एंड आप चाहते हैं कि आपको एक डेवऑप्स का प्रॉपर रोड मैप मिले, तो ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए है। बट मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है। एंड मैंने स्टूडेंट्स को एक अलग रोड मैप देने वाला हूँ एंड जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको एक अलग रोड मैप देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखो, होता क्या है, मेरे को बहुत सारे व्यूअर्स के फोन आते हैं एंड वो मेरे से डेवऑप्स का रोड मैप पूछते हैं। अब उनमें से मेरी जिन जिन से बात होती है मैं उनसे पहले सुनता हूँ कि उनको क्या आता है और क्या नहीं आता है, और जब मैं उनसे ये सारा सुन लेता हूँ उसके बाद में मैं उनको रोड मैप बताता हूँ। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से रहा है कि मेरे को अगर 5 फोन आए हैं ना, तो 5 में से 4 लोगों को मैंने अलग अलग रोड मैप बताए हैं। वो मैंने अलग अलग रोड मैप क्यों बताए हैं, क्योंकि जब मैंने पहले उनसे पूछा कि भाई आपको क्या क्या आता है, मुझे पहले वो बताओ, तो मुझे वो चीज बताते हैं वो लोग। एंड उस हिसाब से मेरे को लगता है कि यार अगर आप ये वाला रोड मैप फॉलो करोगे तो आपके लिए इजी जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी चीज ये कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। एंड तीसरी चीज ये कि आपको जो आता है आप उसी चीज को ऑटोमेट करने का ट्राई करेंगे। एंड जब आप उसको ऑटोमेट करने का ट्राई करेंगे तो आप उस फील्ड के ऑलरेडी मास्टर हैं, अगर आप उस फील्ड में काम करते हैं तो। इंटरव्यूअर अगर आपसे उस फील्ड के क्वेश्चंस पूछ रहा है जिसमें आप करंटली वर्किंग हैं, बट नो डाउट आप ऑटोमेशन में नहीं है, आप डेवऑप्स में नहीं है, बट आप उस फील्ड के अंदर मास्टर हैं, तो इंटरव्यूअर्स को आप उस फील्ड में ला पाओगे जो जिस फील्ड में आप ऑलरेडी हो। एंड उस फील्ड में आपके इंटरव्यू क्रैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना इस वीडियो को फॉलो करने से पहले, आपको यहाँ पे डेवऑप्स सीखना है, आपको किसी से कॉम्पीट नहीं करना है कि आपका दोस्त जैसे सीख रहा है आपको वैसे ही सीखना है। नहीं, हो सकता है आपका वर्क एक्सपीरियंस आपके दोस्त के वर्क एक्सपीरियंस से एकदम अलग हो, ठीक है, तो आप दोनों के लिए डेवऑप्स के जो रोड मैप है वो भी अलग हो जाएंगे। मायने ये रखता है कि टिल एंड आप आपके मंजिल पे पहुंच जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हुआ हूँ जयपुर के अंदर, मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है बॉम्बे के अंदर, मेरा तीसरा दोस्त बैठा हुआ है गाजियाबाद के अंदर या गुड़गांव के अंदर। अब हम सबको जाना है दिल्ली। अब जब दिल्ली जाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाजियाबाद वाला या गुड़गांव वाला पहले तो आएगा जयपुर और फिर जाएगा जयपुर से दिल्ली की हाँ भाई यही बेस्ट मैप है, ऐसा नहीं है, राइट। मुंबई वाला भी पहले जयपुर आएगा फिर दिल्ली जाएगा, ऐसा नहीं है। सब अपने अलग अलग राउट्स निकाल सकते हैं एंड उन राउट्स के होते हुए वो दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको भी बस खुद का कॉमन सेंस यूज करना है कि आपको कौन सा मैप फॉलो करना है, ठीक है। किसी से कॉम्पीट नहीं करना है, प्रॉपर टाइम लो। अगर आप पिछले 4-5 साल से डेवऑप्स में नहीं है तो यूं मान लेना कि अगले 6 महीने और नहीं रहना, बट मेरे को सीखना अच्छे से है, उसके बाद आप आराम से इंटरव्यू क्रैक कर दोगे। बट प्रॉपर टाइम लेना है आपको, आपकी लर्निंग को एक प्रॉपर टाइम देना है। ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रोड मैप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। तो दोस्तों देखो, डेवऑप्स में सिंपल सा होता क्या है, डेवऑप्स के अंदर आप करते हो ऑटोमेशन, किसी भी तरीके से घुमा लो। डेवऑप्स जो है वो एक प्रोसेस जरूर है बट उसके अंदर होता ऑटोमेशन है, और उस ऑटोमेशन के लिए हर एक बंदा अलग अलग टूल्स सीखता है। अब यहाँ पे आप कौन सा टूल सबसे पहले सीखे ना, उससे अच्छा क्या है कि आप इस वीडियो को पॉज करें एंड आप पेपर पेन पे ये लिखें कि आपको कंप्यूटर में ऑलरेडी क्या आता है, आपका खुद का वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो आपको उस हिसाब से क्या आता है। फॉर एग्जांपल आप अगर नेटवर्क एडमिन होंगे तो आपको आता होगा कि राउटर एंड स्विचेस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आप एक सपोर्ट इंजीनियर हैं तो आपको पता होगा कि आप कैसे एक पैकेज को इंस्टॉल करते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कैसे उसको अनइंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ आपको कुछ नहीं आता, बट आपको इतना सा तो आता होगा कि एक HTML पेज कैसे बनता है। और अगर वो भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, बट आपको जो भी आता है वो आप पेपर पेन पे लिख लीजिए कि भाई गौरव मेरे को तो ना ये सारी की सारी चीज़ें आती है, बस इसके अलावा मुझे कंप्यूटर में कुछ नहीं आता। और अगर आप एक डेवलपर हैं तो हो सकता है कि आपको आता हो कि कैसे आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, कैसे उस एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी आता है वो आप उस पेपर पेन पे लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि डेवऑप्स में होता है ऑटोमेशन, और आपको जो भी आता है जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं सबसे पहले अपन वही ऑटोमेट करने का ट्राई करेंगे। अगर आपने एक बार वो ऑटोमेट कर दिया तो डेवऑप्स के अंदर आपको 1 या 2 टूल्स तो बहुत इजीली कवर हो जाएंगे, और वो भी उस फील्ड में कवर होंगे जिस फील्ड में आप ऑलरेडी वर्किंग है या फिर जिस फील्ड की आपको ऑलरेडी नॉलेज है। तो उससे होगा क्या कि आपसे इंटरव्यूअर उस फील्ड के क्वेश्चंस पूछ रहा है जिस फील्ड के आप ऑलरेडी महारथी हैं, जिस फील्ड की नॉलेज आपको ऑलरेडी है, राइट।
एंड अगर आप इंटरव्यूअर को उस फील्ड में ले आए जिस फील्ड में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आप इंटरव्यू चुटकियों में क्रैक कर लोगे, ठीक है। एंड यही इस वीडियो का मोटिव रहेगा, आपको उस तरीके का रोड मैप देना जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी आता है वो आपने पेपर पेन पे या फिर नोट पैड में कहीं पे तो लिख के रख लिया होगा कि गौरव मेरे को ये सारी की सारी चीज़ आती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक पीपीटी बताने वाला हूँ एंड ये जो पीपीटी अगर आपको ये चाहिए तो ये आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, या फिर अगर आपने लर्निंग ओशियन वेबसाइट को सब्सक्राइब कर रखा है तो वो आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड जिस दिन ये वीडियो पब्लिश करूँगा उस दिन रात में 11 बजे के आसपास मैं आपको वापस से मेल कर दूंगा ये सेम पीपीटी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वेबसाइट को तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों डेवऑप्स के अंदर होता क्या है, टूल्स की कैटेगरीज होती है। कुछ टूल्स आएंगे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड में, कुछ टूल्स आएंगे आपके CI/CD टूल्स, कुछ टूल्स ऐसे आएंगे जो आपके रहेंगे लाइक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स। तो डेवऑप्स में टूल्स की अलग अलग कैटेगरी होती है एंड मैं यहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूँ। एंड मैं जब आपको यहाँ पे हर एक टूल की कैटेगरी के बारे में बताऊंगा तो आपको दिमाग में केवल ये चीज़ रखनी है कि मुझे जो चीज़ आती है, जो मैंने नोटपैड पे या फिर मैंने पेपर पेन पे लिख के जो रख रखा है, वो इनमें से किस टूल की कैटेगरी में फिट होता है एंड किस टूल के हेल्प से मैं इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकता हूँ। आपको आपके दिमाग में केवल ये चीज़ लिखनी है एंड जैसे ही वो लगे तो उस टूल्स की कैटेगरी जो है ना, उस टूल्स की कैटेगरी को आपको लिखना है, उस टूल्स का नेम नहीं लिखना है। मैं पहले ही बता देता हूँ। हाँ, मैं ये चीज़ बार बार मेंशन करूँगा कि ये जो टूल है ये मैंने कवर कर रखा है मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं आपको केवल एक टूल के बारे में बताऊंगा कि इस कैटेगरी का मैंने ये टूल कवर कर रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वही टूल सीखना है। वो केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे भाई लोगों को पता रहे कि हाँ मैंने इन सारे टूल्स के प्लेलिस्ट बना रखे हैं। बट जब आपको फॉलो करने की बात आए तो आपको वो टूल फॉलो करना है जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहे। तो ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा टूल सेलेक्ट करना है उस कैटेगरी का, बट आप केवल और केवल कैटेगरी का नेम लिख लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, ठीक है। तो जब भी आप कंप्यूटर चलाते हो तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आपको दिखती है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ये दो होते हैं, लाइक दो नहीं होते तो बहुत सारे हैं, बट विंडोज़ एंड लिनक्स मोस्टली यही यूज़ आते हैं एज ए सर्वर या फिर एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। जब आप काम करोगे तो आप जब कॉन्फ़िगरेशन करने वाले रहोगे सर्वर्स का, या फिर आप जब ऑटोमेशन करने वाले रहोगे तो उस टाइम पे या तो वो लिनक्स सर्वर होंगे या विंडोज़ सर्वर होंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों में से कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड अच्छे से आना चाहिए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप ये बोले गौरव मेरे को विंडोज़ आता है, इसके अंदर मैं मूवी देख सकता हूँ, इसके अंदर मैं गेम खेल सकता हूँ, इसके अंदर मैं वीडियो एडिट कर सकता हूँ, राइट, इसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये नहीं, आपको सीखना है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड लाइन, ठीक है। मैं आपको बोलूँ कि विंडोज़ के अंदर मेरे को नोटपैड++ इंस्टॉल करना है, बट जो मुझे इंस्टॉल करना है इसको इंस्टॉल करना है यूजिंग कमांड लाइन। मैं माउस को टच भी नहीं करना चाहता, क्लियर। तो ये चीज़ कैसे करोगे? मैं बोलूँ कि मेरे को एक फाइल मॉडिफिकेशन करना है विंडोज़ के अंदर यूजिंग कमांड लाइन, कैसे करोगे? तो ये सारी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। सेम यही लिनक्स के लिए। एंड अगर आपको दोनों ही नहीं आते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लिनक्स सीखें, क्योंकि मैंने अब तक 9 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, एंड 90% से ज़्यादा जो सर्वर्स हैं वो लिनक्स बेस्ड है। एंड ये अगेन ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, मैंने जिस एरिया में काम किया है वहाँ का है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वाइड, हो सकता है ये फिगर 95 हो या फिर हो सकता है कि 25 ही रह जाए, ठीक है। बट मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको स्क्रिप्टिंग टूल्स क्या होते हैं? स्क्रिप्टिंग टूल्स का बेसिकली काम ये होता है, आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको कुछ भी ऑटोमेट करना है तो आप स्क्रिप्ट लिख सको। एंड जब आप स्क्रिप्ट लिख दोगे तो उस स्क्रिप्ट को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो सारी की सारी कमांड्स चल जाएंगी जो आपने उस स्क्रिप्ट में लिखा है। आई मीन जो भी आप स्क्रिप्ट में लिखोगे उस तरीके से उस पूरे के पूरे आपके सिस्टम को या तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा या उसको उस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर देगा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको विंडोज़ आता है तो मैं चाहूँगा कि आप पावर शेल सीखें, एंड अगर आपको लिनक्स आता है तो आप बैश स्क्रिप्ट सीख सकते हैं। बट अगेन आप कोई दूसरा स्क्रिप्टिंग भी सीख सकते हैं जो सेम यही काम करे। एंड मैं आपको बता दूं, लिनक्स के फ्री ट्यूटोरियल्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, एंड शेल स्क्रिप्ट के फ्री ट्यूटोरियल्स आपको मेरे चैनल पे फ्रीली अवेलेबल हैं। उसके बाद में आते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स क्या होते हैं? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स बेसिकली काम आते हैं मैनेज करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन को। तो आप आपके सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स। चीज़ को सिंपल करने का ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका काम क्या है? आप राउटर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं एंड आपके कंपनी के अंदर 20 राउटर्स हैं एंड अब आप चाहते हैं कि 20 के 20 राउटर कॉन्फ़िगर हो। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो,
कि आप एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स यूज़ कर सकते हो एंड आप आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स को ये बताओ कि ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है एंड ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इस कॉन्फ़िगरेशन को मेरे को इन 20 राउटर्स पे डालना है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स क्या करेंगे, आपका कॉन्फ़िगरेशन रीड करेंगे एंड आपके जितने भी राउटर्स हैं उनको उस तरीके से कॉन्फ़िगर कर देंगे कि सेम कॉन्फ़िगरेशन सारे के सारे राउटर्स पे अप्लाई हो जाए। ये तो मैंने एक नेटवर्क एडमिन के पर्सपेक्टिव से आपको बता दिया। बट अगर आप एक डेवलपर हैं एंड एक टीम में काम करते हैं एंड आपकी टीम में सपोज 100 लोग हैं या आपकी टीम में 50 लोग हैं, आपका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को चलने के लिए 3 डिपेंडेंसी है। पहली तो पाइथन, दूसरी है डिपेंडेंसी कि हर एक मशीन के अंदर पाइथन होना चाहिए, दूसरा हर एक मशीन में होना चाहिए रेडिस एंड तीसरा हर एक मशीन में होना चाहिए मोंगोडीबी। तो अब 50 लोगों के मशीन में ये तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। तो या तो कोई भी बंदा जाएगा हर एक मशीन पे जा जाके तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, या फिर आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स के पास आओगे, बोलोगे ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है एंड ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अप्लाई करना है इन 50 कंप्यूटर्स पे। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल ये काम आपके लिए कर देगा। एंड अब ये काम कैसे करता है ये सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है मेरे एनसिबल के प्लेबुक में। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। बट इनमें से एनसिबल जो है वो मेरे को आता है एंड वो मैंने यूट्यूब पे इसका एक प्लेलिस्ट बना के डाल रखा है। आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं एंड और ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। बट आपका काम इतना है कि आप राउटर स्विचेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आप एक सिस्टम एडमिन है तो आप हो सकता है कि पैकेजेस इंस्टॉल करना हो, राइट, उनको कॉन्फ़िगर करना हो, या फिर आप एक डेवलपर हैं तो आप आपके एप्लीकेशन को बार बार डिप्लॉय करते होंगे किसी मशीन पे, तो वो सारा का सारा काम आप ऑटोमेट कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के हेल्प से। तो अगर आपको ये टूल कहीं काम आ रहा है तो इसको लिख लेना कि भाई ये सारे के सारे टास्क मैंने लिखे थे जो मुझे आते हैं एंड इन 10 टास्क में से ये 3 टास्क ऐसे हैं जो इस टूल के हेल्प से हो सकते हैं। तो उसके आगे आप लिख लेना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स। उसके बाद में आता है सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल्स। तो सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल्स क्या होता है, कोई भी डेवलपर अगर खुद का कोड जो है वो लिखता है, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि यार गौरव मेरे को तो ना जावा का प्रोग्राम बनाना आता है ना, या फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स का आपने कोड लिखा है कि भाई मैं गौरव मैंने एनसिबल सीखी थी एंड मैंने प्लेबुक लिखी है, तो इन सबको आप स्टोर करके कहाँ रखोगे? तो उसका आंसर है कि आपको आपका जो भी कोड है आईटी इंडस्ट्री के अंदर उसको आपको स्टोर करके रखना चाहिए सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल्स में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि इसमें आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, मतलब कि आप ये देख सकते हो कल मेरा कोड क्या था, परसों मेरा कोड क्या था, उसके पहले मेरा कोड क्या था। तो आप इस तरीके से देख सकते हो एंड आप अलग अलग डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो कि यार हम 5 लोग टीम में काम कर रहे हैं एंड सबका कोड जो है वो एक ही जगह पे रखा हुआ है। तो आप सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल्स सीख सकते हो एंड यहाँ पे मैंने 2 टूल्स आपको बताए हैं एंड गिट जो है वो हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, मैंने पर्सनली सबसे ज़्यादा यूज़ गिट किया है। बट जो दूसरा टूल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ये भी कम नहीं है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस टूल को यूज़ कर सकते हैं जिसमें फेसबुक, गूगल ये सब आते हैं। तो एक बार गूगल सर्च करना एंड आप देखना कि आपको कौन सा टूल सीखना है। बट आई विल रिकमेंड कि अगर आप गिट सीखो तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, एंड अगर आप एक स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो आपको गिट ही सीखना चाहिए। इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बट जब भी बात आए आपको आपका कोड मैनेज करना है तो आपको भाग के आना है सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल्स के साइड। आई मीन ना आप कोई सा भी फील्ड चूज़ कर लो, आप नेटवर्क एडमिन हो, चाहे आप डेवलपर हो, चाहे सिस्टम एडमिन हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, आपको ये टूल तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि आप जो भी कोड लिखोगे उसको कहीं तो स्टोर करोगे। उसके बाद में अगला टूल आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। मान लीजिए आपका काम ऐसा है कि आप लोगों को वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देते हैं या फिर कोई सर्वर बना के देते हैं। लाइक आप हो सकता है VMware पे काम करते हो सकता है आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम करते हो जिसमें आप लोग लाइक राउट्स वगैरह सेट करते हो, या फिर आप किसी भी क्लाउड एडमिन लाइक कोई भी क्लाउड एडमिन हो, अज्योर पे, डेवऑप्स, अज्योर पे हो, AWS पे हो या GCP पर हो, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज़ ऑटोमेट करनी है जिसके अंदर आप बार बार VM क्रिएट करना है, देन VM को नेटवर्क अटैच करना है, ठीक है, तो उन सब चीज़ के लिए आप सीख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। एंड यहाँ पे मैंने केवल 2 टूल्स लिए हैं, बट ज़रूरी नहीं है आपको ये 2 टूल ही सीखना है। बट यहाँ पे टेराफॉर्म या ओपनटोफू जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट आप दोनों को देखना, बहुत अच्छे टूल्स हैं, ठीक है। आई मीन टेराफॉर्म जो है इसके लाइसेंसिंग के कारण जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है वो ओपनटोफू के साइड मूव हो गई है। आई मीन अपन बोल सकते हैं कि वो प्योरली ओपन सोर्स है ओपनटोफू,
तो मैं चाहूँ आप वो भी सीख सकते हैं या फिर टेराफॉर्म भी सीख सकते हैं। ऑलमोस्ट अभी तक तो सेम है, अभी ओनली कुछ नए फीचर आए हैं जो ओपनटोफू में आए हैं। एंड अगर आप टेराफॉर्म सीखते हैं या ओपनटोफू सीखते हैं तो उसका केवल बेनिफिट इतना रहेगा कि इन टूल्स के हेल्प से आप VMware पे, AWS पे, गूगल क्लाउड पे या फिर ओपनस्टैक पे, GCP पे और भी 2000 से ज़्यादा अलग अलग प्रोवाइडर हैं, उन पे आप इंफ्रा क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपका काम केवल ये है कि आप VM क्रिएट कर रहे हो, डिस्क क्रिएट कर रहे हो, नेटवर्क क्रिएट एंड अटैच कर रहे हो, तो आप सीख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, ठीक है, या फिर कोई सा भी एक टूल्स आप सीख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड कैटेगरी में से। उसके बाद में अपन बात करते हैं CI/CD टूल्स का। CI/CD टूल्स क्या होते हैं? तो ये टूल्स क्या है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, डेवलपर ने जैसे ही कोड डाला गिट रेपो पे, तो गिट रेपो में से वो कोड अपने आप उठेगा, उसका बिल्ड बन जाएगा, बिल्ड बन के वो अपने आप ही सर्वर पे आप उसको डिप्लॉय कर दोगे। अब आप बोलोगे कि यार गौरव, ये जो सर्वर पे डिप्लॉय करने का काम है, बिल्ड बनाने का काम जो है, ये मैं ऑलरेडी एनसिबल के हेल्प से कर चुका। आपने बोला था कि आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं ये सारी चीज़। यस, आप कर सकते हैं, एनसिबल के हेल्प से आप करो। एंड यहाँ पे आप इस CI/CD टूल्स का एंड एनसिबल का इंटीग्रेशन कर सकते हो। वो आप कैसे करोगे, ये मैंने मेरे जेनकिंस के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो अब आप देखो, आप टूल्स का इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया कि आपने बिल्ड सब आपने बना लिया एनसिबल के हेल्प से। एंड CI/CD क्या कर रहा है, वो उस एनसिबल की प्लेबुक को रन कर रहा है जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब। तो ये कितना अच्छा चीज़ हो जाएगा कि अब आप ऑटोमेशन सीख रहे हो। या फिर यूँ मानो कि आपने बोला गौरव मेरा काम है VMs बनाना, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड सीख लिया है, और जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड सीख लिया है तो मैं जैसे ही कोड गिट में कमिट करूँ तो वो अपने आप ही क्या होना चाहिए कि वो सारा का सारा रिसोर्सेज मेरे क्लाउड पे बन जाना चाहिए, क्लाउड प्रोवाइडर पे, VMware पे या कहीं पे भी बन जाना चाहिए जो भी मैंने कोड में लिखा है। तो उन सारी चीज़ के लिए आप सीख सकते हो CI/CD टूल। एंड ये जो CI/CD टूल्स हैं, इनका इंटीग्रेशन आप अलग अलग चीज़ के साथ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेवऑप्स का रोड मैप है, एक बेसिक रोड मैप है। बट जब बात आएगी कि आपने टेराफॉर्म का कोड लिख दिया, एनसिबल का कोड लिख दिया, बट कितना सिक्योर है, कितना स्केलेबल है, कितना मेंटेनेबल है, तो उसके लिए आप अलग अलग टूल्स को भी यूज़ करोगे। एंड वो सारा का सारा काम आप CI/CD टूल्स के हेल्प से कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने केवल 3 टूल्स लिखे हैं जो मेरे को आते हैं, मैंने केवल वही टूल्स लिखे हैं यहाँ पे। पहला मुझे आता है जेनकिंस एंड गिटहब एक्शंस एंड तीसरा गिटलैब CI। तो ये कुछ टूल्स हैं जो मेरे को आते हैं, बट ज़रूरी नहीं है आपको सीखना है, बस आपको कैटेगरी में लिख लेना है कि CI/CD टूल्स का क्या काम है और आपके कहाँ यूज़ आ सकता है, ये भी आप लिख लेना। उसके बाद में आते हैं आर्टिफैक्टरी टूल्स। ये टूल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप बिल्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जावा का एप्लीकेशन है एंड जावा का एप्लीकेशन को जब आप कंपाइल कराते हैं एंड उसका जब बिल्ड बनाते हैं तो उसका जो फाइनल आउटपुट आता है वो या तो एक जार फाइल आएगी या फिर एक वार फाइल आएगी। एंड अब क्या, उन जार फाइल को या वार फाइल को आपको कहीं तो स्टोर करके रखना होगा जो भी आपको आउटपुट मिला है। डिप्लॉय करना एक अलग बात है, बट उस फाइल को स्टोर करना है, जिससे अगर 2 साल बाद मैं बोलूँ कि यार आज से 1 साल पहले जो अपना जार फाइल था मुझे वो देखना है कि अपना वो एप्लीकेशन कैसा दिखता था, वो कहाँ स्टोर करके रखोगे। उसके लिए जो टूल्स आते हैं वो आते हैं आर्टिफैक्टरी टूल्स। एंड ऐसा नहीं है कि आपको आर्टिफैक्टरी टूल्स के अंदर कुछ लाइक यहाँ पे मैंने कुछ कवर किए हैं। फॉर एग्जांपल नेक्सस रेपोजिटरी है, यहाँ पे आप डोकर हब का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक डोकर का इमेज बना रहे हैं एंड उसको डोकर हब पे डाल रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि भाई सबसे पहले इमेज का वर्जन क्या था, फिर कौन सा वर्जन था, फिर कौन सा वर्जन था। एंड आप S3 भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे भी आप वर्जनिंग इनेबल कर सकते हो, तो आपके जार फाइल्स को या वॉर फाइल्स को आप वहाँ पे डाल सकते हो। एंड डोकर इमेज है तो आप लाइक नेक्सस रेपोजिटरी पे डाल सकते हो, अमेजन ECR पे डाल सकते हो एंड डोकर हब पे डाल सकते हो, ठीक है। तो आप ये एक टूल सीख सकते हो। बट ये टूल ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। लाइक फाइल अपलोड ही तो करानी है यार, डोकर पे पुश या पुल करना है, केवल 2 कमांड है। तो बट फिर भी ये एक वो चीज़ है जो मुझे रखनी थी इस PPT के अंदर, जिससे कि हाँ भाई ये सीखना है, ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ डेवऑप्स। नहीं तो बेसिकली लोग क्या करते हैं कि लाइक डायरेक्ट ही जो भी जार फाइल या वॉर फाइल बनी उसको सर्वर पे डाल दिया एंड अब आप उनके पास कोई ऑडिट नहीं है कि 1 साल पहले कौन सी जार फाइल थी। एंड ये वो चीज़ है जो मेरे को रखनी थी मेरे PPT के अंदर। उसके बाद में आते हैं कंटेनराइजेशन टूल्स। कंटेनराइजेशन टूल्स क्या होते हैं बेसिकली? कंटेनराइजेशन टूल्स मतलब आपका जो भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को क्या आप कंटेनराइज कर सकते हो क्या। इन टूल्स के अंदर होगा क्या कि आपका एप्लीकेशन तो डिप्लॉय हो जाएगा
एंड चलेगा भी, बट वो चलेगा कंटेनर के अंदर। तो आपका जो एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट है वो पूरे के पूरे सिस्टम एनवायरनमेंट से एकदम अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो प्रॉब्लम आती थी ना सबसे ज़्यादा कि यार ये मेरे मशीन में पहले एक प्रॉब्लम आती थी सबसे ज़्यादा, डेवलपर बोलता था कि ये कोड मेरे मशीन में चल रहा है, बट टेस्टर बोलता था कि मेरे मशीन में तो नहीं चल रहा, तेरे में चल रहा है तो क्या हुआ। ये जो प्रॉब्लम है इसको बहुत हद तक ये कम करके रख देता है, या यूँ बोलें कि ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप कंटेनराइजेशन टूल्स सीख सकते हो। एंड मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डोकर कंपोज, डोकर स्वॉर्म एंड क्यूबरनेटिस, इन चारों के चारों टूल्स के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपको और ज़्यादा देखना है कि आपके कहाँ यूज आ सकते हैं कंटेनराइजेशन टूल्स, अभी के केस में मैं केवल इतना बोलूँगा कि आपका कोई भी एप्लीकेशन है, अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलपर हैं एंड आप चाहते हो कि आप उसको एक बंडल कर दो एक इमेज में एज ए वर्चुअल मशीन या फिर एक एज ए डॉकर इमेज, तो आपको कंटेनराइजेशन टूल्स सीखने चाहिए, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, वर्चुअल मशीन एंड कंटेनर्स एकदम अलग चीज़ है, बट आपको सिंप्लिसिटी में समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका एप्लीकेशन आपको एक वर्चुअल मशीन जैसा कर दो कि भाई वर्चुअल मशीन चलाई एंड उसके अंदर आपका एप्लीकेशन लाइव हो। सेम यही चीज़ होगा कि आपने आपका जो एप्लीकेशन था उसकी एक डॉकर इमेज बनाई, उस इमेज से जैसे ही आपने कंटेनर बनाया तो आपका एप्लीकेशन ही लाइव हो जाएगा, चल जाएगा वो। उसके बाद में आता है मॉनिटरिंग टूल्स। मॉनिटरिंग टूल्स क्या होता है, ये मॉनिटर करते हैं आपके सर्विसेज को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को। अगर आप एक नेटवर्क एडमिन है, आप चाहते हैं कि आप आपके सारे के सारे राउटर्स को जो है वो ट्रैक करो कि सारे के सारे राउटर चालू तो है ना, फिर सारे के सारे राउटर्स में भी किसी एक इंटरफेस को आपको देखना हो कि भाई ये जो इंटरफेस है इस पर किस स्पीड से डाटा आ रहा है और किस स्पीड से डाटा जा रहा है, इस तरीके का आपको मॉनिटर करना रहा तो आप कैसे करोगे। तो मॉनिटरिंग टूल्स जो है ये आपके पिक्चर में आ जाएंगे। एंड अगर आप नेटवर्क एडमिन है तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बाद में डायरेक्ट ये टूल सीखें, जिससे क्या है कि जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यूअर को आप आपके फील्ड में ले आओगे, उसको आप ये बोलोगे कि मैंने मेरे राउटर एंड स्विचेस मैंने एनसिबल से कॉन्फ़िगर किए हैं एंड प्रोमीथियस एंड ग्राफाना से मैं उनको मॉनिटर करता हूँ, राइट। या फिर ऐसा नहीं है प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, कोई सा भी मॉनिटरिंग टूल्स के हेल्प से कि मैं उनको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करता हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक यूज़ केस बताया है कि अगर आप एक नेटवर्क एडमिन है तो आप इनके हेल्प से मॉनिटर कर सकते हो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब अपन बात करते हैं, आप एक सपोज आप एक लिनक्स सर्वर पे काम करते हैं, आप सिस्टम एडमिन है। जब आप सिस्टम एडमिन है तो आपको मॉनिटर करना रहता है कि आपका जो सर्वर है उसका CPU यूटिलाइजेशन कितना है। फॉर एग्जांपल आपके सर्वर का CPU यूटिलाइजेशन जा रहा है 90% के आसपास, तो आप क्या कर सकते हो, आप अलर्ट भेज सकते हो कि भाई आपकी ये जो सर्वर है इस सर्वर का CPU यूटिलाइजेशन 90% जा रहा है। I mean, आप ये अलर्ट किसको भेजोगे, डेवलपमेंट टीम को भेज दोगे कि भाई आपका एप्लीकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा CPU यूटिलाइज कर रहा है, या तो एप्लीकेशन में कुछ गलत है, राइट। तो आप राउटर एंड स्विचेस मॉनिटर कर सकते हो, आप लिनक्स सर्वर मॉनिटर कर सकते हो, या फिर आप मॉनिटर कर सकते हो आपका एप्लीकेशन। आप आपका एप्लीकेशन को भी मॉनिटर कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा हिट कौन सा पेज हुआ है आपके एप्लीकेशन में, या फिर सबसे ज़्यादा हिट कौन सा API हुआ है। इस तरीके का अगर आपको कुछ करना है तो ये जो टूल्स हैं ये आपके काम आ सकते हैं। एंड अगेन मैं यहाँ पे बार बार प्रोमीथियस एंड ग्राफाना का नाम ले रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है आपको ये टूल सीखना है। आप कोई भी वो टूल सीखो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा हो, या फिर आप वो टूल सीखो जो ओपन सोर्स हो और आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। अब आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताने वाला कि आपको नई पाइथन ही सीखनी चाहिए या आपको गो ही सीखनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको मेरी थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ एंड उस थॉट प्रोसेस को आपको खुद पे अप्लाई करना है। तो मैंने पाइथन सीखी थी, मैंने गो सीखी थी, मैंने क्यों सीखी है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैंने सीखा था एनसिबल, एंड जब मैंने एनसिबल सीखा तो मेरे को समझ में आया कि यार एनसिबल जो है वो पाइथन में बना हुआ है। एंड उसके बाद में दूसरी चीज़ मैंने ये देखा यार कुछ ऐसा ऑटोमेशन था जो एनसिबल नहीं कर पा रहा था। तो जब मैंने और ज़्यादा एनसिबल पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि मैं एनसिबल के अंदर पाइथन के कस्टम मॉड्यूल लिख सकता हूँ एंड एनसिबल की जो फंक्शनलिटी थी मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो फिर मैंने पाइथन सीखा। तो हुआ क्या कि जो टूल मेरे को पहले से आता था उसी टूल्स का मैंने कस्टम मॉड्यूल लिखा है, एंड वो जो टूल था वो पाइथन में था और इसका जो कस्टम मॉड्यूल था वो पाइथन में लिखना बहुत ईजी है क्योंकि उसके ऑलरेडी इनबिल्ट क्लासेस वगैरह अवेलेबल थी। तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको जो भी टूल आता है वो टूल किस लैंग्वेज में बना हुआ है आप उस लैंग्वेज को सीखो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देना पसंद करूंगा मैं आपको। यहाँ पे मेरे को डोकर आता था, डोकर कंपोज आता था, डोकर स्वॉर्म आता था, क्यूबरनेटिस आता था एंड टेराफॉर्म आता था। ये सारे के सारे टूल गो लैंग्वेज में बने हुए हैं। अब मेरे को डोकर की कोई फंक्शनलिटी एक्सटेंड करनी रही तो, मुझे क्यूबरनेटिस की कोई फंक्शनलिटी एक्सटेंड करनी रही तो, मुझे टेराफॉर्म की कोई फंक्शनलिटी एक्सटेंड करनी रही तो उसके लिए मुझे गो लैंग्वेज में ही कोड लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी
कंपनी का नाम है एग्जाम्पल, एंड कंपनी का खुद का जो एक क्लाउड है उस क्लाउड का नाम है डमी क्लाउड, ठीक है। एंड वो जो डमी क्लाउड है उस नाम का कोई भी कस्टम प्रोवाइडर अवेलेबल ही नहीं है टेराफॉर्म का। अब जब उसका कस्टम प्रोवाइडर अवेलेबल नहीं है तो क्या आप उस क्लाउड के लिए टेराफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते हो क्या? यस, आप कर सकते हो, बट प्रोवाइडर जो है वो आपको खुद को बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाओगे वो आप बना सकते हो गो लैंग्वेज में। एंड ये जो चीज़ है ये मैंने एक्सप्लेन करी है मेरे टेराफॉर्म के कोर्स में। तो आपको एनसिबल के भी फ्री ट्यूटोरियल्स मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, एंड टेराफॉर्म के भी फ्री एंड पेड दोनों टाइप के आपको ट्यूटोरियल्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके टूल्स बने हुए हैं। क्योंकि हो सकता है आप एनसिबल सीख ही नहीं रहे हो तो फिर पाइथन क्यों सीखोगे, कोई दूसरी लैंग्वेज सीख लो। उसके बाद में आते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स। तो आप यहाँ पे कोई सा भी क्लाउड प्रोवाइडर सीख सकते हो, एंड मैं रिकमेंड करूँगा आप वो क्लाउड प्रोवाइडर सीखो जो क्लाउड प्रोवाइडर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी यूज़ हो रहा हो। AWS, Azure, GCP, कोई सा भी क्लाउड प्रोवाइडर आप सीख सकते हो। सारे के सारे क्लाउड प्रोवाइडर ऑलमोस्ट सेम सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, बस थोड़ा सा माइनर चेंज होता है। तो आपको ना जब आप कोई सा भी एक क्लाउड सीख लोगे और जब आप कोई दूसरा क्लाउड सीखने जाओगे तो आपको केवल चीज़ें मैप करनी रहेगी। अच्छा, AWS में ये चीज़ ऐसे होती है, गूगल पे ऐसे होगी, एंड माइक्रोसॉफ्ट पे ऐसे होगी। तो केवल इतना सा चेंजेस है, तो आप कोई सा भी एक क्लाउड प्रोवाइडर आप सीख सकते हैं। एंड जो भी आपने सीखा है उन सबको आप अप्लाई करो किसी भी एक क्लाउड प्रोवाइडर पे। फॉर एग्जांपल आपको एप्लीकेशन जो है उसको ऑटोमेट करना आ चुका है, अब उसको लाइव कैसे करना है तो आप यहाँ पे आओ और लाइव करके देखो। तो अभी आपने क्या किया होगा, अभी के केस में मैंने आपको सारे के सारे टूल्स का कैटेगरी बताया है एंड उनको एक्सप्लेन किया है। तो उसके हिसाब से आपने लिख लिया होगा कि आपको जो भी आता है वो किस किस कैटेगरी के अंदर फिट होकर आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। अब बात आती है कि गौरव, हाँ हमने वो सारे के सारे कैटेगरीज के नेम तो लिख लिए हैं, तो अब बात आती है कि हम टूल कौन सा सीखे। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें से कौन सा टूल हम सीखें। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड के भी बहुत सारे टूल्स हैं, हम उनमें से कौन सा सीखें। एंड मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वही टूल सीखो जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर बता रखे हैं या फिर आपको इजीली यूट्यूब पे मिल रहे हैं। आपको वो टूल सीखना है जो आपके इंडस्ट्री में यूज कर रहा हो। फॉर एग्जांपल आपकी टीम कुछ भी यूज नहीं कर रही है, बट आपको इतना पता है कि आपका जो साइड वाला जो क्यूबिकल है उस क्यूबिकल के अंदर जो टीम है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के अंदर एनसिबल यूज करती है। तो होगा क्या कि अगर आप कभी कहीं फंसते भी हैं तो आप जस्ट आपको साइड वाले क्यूबिकल में जाना है एंड आपके दोस्त को बोलना है कि यार मेरे को तेरी हेल्प चाहिए, मैं इस जगह पे फंसा हुआ हूँ एंड मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो उस टूल्स के अंदर अगर आप कहीं पे फंसोगे भी ना तो आप तुरंत वहाँ से निकल जाओगे, ठीक है। तो आप हमेशा उस चीज़ को सिलेक्ट करना जो आपके इंडस्ट्री, आपके कंपनी के अंदर काम में आ रही है अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो, एंड जहाँ से आपको ईजिली हेल्प मिल सके। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर एक टूल्स के सेम ही होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्फ़िगरेशन ही करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाएगा, मॉनिटरिंग वाला मॉनिटर ही करेगा। बट कोई ऐसा बंदा आपको जो मिल जाए जो आपको चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करे, तो आप उस बंदे के या तो वीडियो देखो अगर वो आपको ऑनलाइन मिलता है तो, या फिर आपको कंपनी के अंदर मिल रहा है तो उस बंदे से जाके सीखो। तो अब आप क्या करो, आपने जो भी लिखा है ना कि भाई ये वाला ऑटोमेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल से होगा, ये वाला ऑटोमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए टूल से होगा, तो अब आप उन सब के आगे उन टूल्स के नाम लिखो जो आपको इजीली मिल सकते हैं, या तो यूट्यूब पे या फिर आपको मिल सकते हैं इजीली आपके कंपनी के अंदर कहीं पे भी। आई होप आपने नाम लिख लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको मेरा जो रोड मैप है जो मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि उनको कुछ नहीं आता, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले आपको सीखना है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप या तो लिनक्स सीख लो या विंडोज़ सीख लो। मैं उनको सजेस्ट करता हूँ आप लिनक्स सीखो, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं 9 साल का मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड 9 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा जो ऑटोमेशन है वो मैंने लिनक्स में की है। बट अगेन ये जो नंबर है ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से हो सकता है किसी जगह पे ये 90 की जगह 95 चल जाए, एंड किसी के लिए 90 की जगह ये 20% ही रह जाए। तो नंबर पे मत जाना, बट मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको लिनक्स सीखना चाहिए। उसके बाद में सर्वर मैनेजमेंट। जब आप लिनक्स सीख रहे हो, आपको लिनक्स के कमांड्स का अच्छी तरह नॉलेज हो गया, तो अब आप लिनक्स पे सर्वर कॉन्फ़िगर करना सीखो। आप एनजेनिक सर्वर कॉन्फ़िगर करो, अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर करो, FTP सर्वर कॉन्फ़िगर करो, SSH सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करो। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से सीख लो। एंड जब ये सारा अच्छे से सीख लेते हो तो उसके बाद में मैं बोलूँगा आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखो। मीन्स अब आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप मैनुअली कर रहे हो इसको आप स्क्रिप्ट के हेल्प से ऑटोमेट करो, ठीक है। जब आप ये सारा ऑटोमेशन सीख लोगे ना इतना, तो उसके बाद में होगा क्या कि मैं अब आपको बोलूँगा कि ठीक है अब आपको इतना ऑटोमेशन आ गया कि आप सर्वर इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हो। अब आप अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम बनाओ। जावा के अंदर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाओ, जावा स्क्रिप्ट में बनाओ, नोड.js में बनाओ, गो लैंग्वेज में बनाओ, पाइथन में बनाओ, ठीक है। एंड और भी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है,
आप जिस पे भी काम करते हैं आप उस लैंग्वेज में आपका हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाओ एंड उस एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करो एंड डिप्लॉय करो सेम सर्वर के ही अंदर। और आपको पूरा का पूरा काम शेल स्क्रिप्ट से करना है। अभी तक आपको शेल स्क्रिप्ट इतनी आ जाएगी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कि आप जो भी आपका एप्लीकेशन आपने बिल्ड कराया और डिप्लॉय किया वो पूरा का पूरा आप शेल स्क्रिप्ट से करो। एप्लीकेशन बनाओ दूसरी लैंग्वेजेस में, जब उसको इंस्टॉल कॉन्फ़िगर एंड डिप्लॉय करने की बात आए तो उसको आप शेल स्क्रिप्ट से करो। ठीक है, जब ये सारा का सारा काम शेल स्क्रिप्ट से आप करना सीख जाओगे तो उसके बाद मैं बोलूँगा कि अब आप सेम वही काम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के हेल्प से करो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के हेल्प से आप सेम वही काम वापस करो। ठीक है, ये आपके स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और आपको समझ में आएगा कि यार मैं स्क्रिप्ट इतनी बड़ी बड़ी क्यों लिख रहा था जब मैं सारे के सारे काम इतने छोटे छोटे प्ले बुक से कर सकता था। तो बट ऐसा नहीं है कि आपने स्क्रिप्टिंग सीख के गलत की है। जब आप जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करोगे तो वापस वही शेल स्क्रिप्ट आपको यूज आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब आप एनसिबल की प्ले बुक कॉल करोगे तो आप वापस से फिर शेल स्क्रिप्ट लिखोगे। तो डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि शेल स्क्रिप्ट की जगह मैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल ही ले लेता। दोनों के बहुत बेनिफिट है। उसके बाद में आता है कि आपका एप्लीकेशन आपने लाइव कर दिया एंड उसके बाद में बात आती है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, वो कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रहा है या कितना सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है। ये जो चीज़ है अगर आपको ये मॉनिटर करनी रही तो आप कैसे करोगे? के लिए मॉनिटरिंग टूल। तो मैं बोलूँगा कि जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल कंप्लीट हो तो आप मॉनिटरिंग टूल सीखो एंड उसके बाद में आप गिट सीखो, जहाँ पे आप आपका सोर्स कोड रख सको, जहाँ पे आप आपके एप्लीकेशन का जो कोड है वो आप मैनेज कर सको। देन अगेन वही, ये सारी की सारा जो भी आपने अब तक किया है सेम इस चीज़ को ऑटोमेट करने का ट्राई करो किसी भी एक CI/CD टूल के हेल्प से। ठीक है, एंड यहाँ पे तीनों में से आप कोई सा भी CI/CD एप्लीकेशन सीख सकते हैं। बट जेनकिंस के जो वीडियोज़ हैं वो मैंने जेनकिंस के जो वीडियोज़ है वो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप चाहो तो वो चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बता भी रखा है कि आप कैसे दूसरे टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हो जेनकिंस के साथ। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया, आपने एप्लीकेशन लिख लिया, आपने पूरा का पूरा ऑटोमेशन कर लिया है एंड अब क्या चाहूँगा मैं कि आपने जो हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाए थे ना उनको कंटेनराइज करो। अब उनको VM में मत चलाओ, उनको कंटेनर के अंदर चलाओ। तो अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि आप डोकर सीखो एंड आपके हर एक एप्लीकेशन को आप कंटेनराइज करो एंड जब वो कंटेनराइज हो जाए तो मैं आपको बोलूँगा कि अब इनका जो है आप इनको डिप्लॉय करो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर टूल्स पे, लाइक डोकर स्वॉर्म पे, क्यूबरनेटिस पे या ओपनशिफ्ट पे। एंड अगेन इसके बाद मैं बोलूँगा कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको वही सीखनी है जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की है कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। उसके बाद में ये सारा का सारा काम आप आपके खुद के लैपटॉप में कर रहे हो अभी तक, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अब आपको क्या करना है, सेम यही चीज़ आपको क्लाउड पे करनी है। तो क्लाउड पे आपको एक वर्चुअल मशीन बनानी है एंड उस पर ये सारा का सारा ऑटोमेशन करना है जो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है। एंड देन क्लाउड पे जो इंफ्रा बना रहे हो, VM बना रहे हो, उसको भी ऑटोमेट करो यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये रोड मैप फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप डेवलपर हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये वाला रोड मैप फॉलो करो जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने बताया है कि आप लाइक अगेन वही लिनक्स सीखो एंड उसके बाद में आप आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना सीखो कि आप कैसे लिनक्स पे उसको डिप्लॉय कर सकते हो या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे डिप्लॉय कर सकते हो। देन स्क्रिप्टिंग के हेल्प से आपको क्या करना है, स्क्रिप्टिंग के हेल्प से आपको आपके एप्लीकेशन का जो डिप्लॉयमेंट है लोकल सर्वर में आपको वो करना है। देन सेम वही चीज़ आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के हेल्प से करना है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के हेल्प से ये चीज़ कैसे ऑटोमेट होगी। एंड जब ये हो जाए तो वही आपको आपका एप्लीकेशन मॉनिटर करना है यूजिंग मॉनिटरिंग टूल्स। एंड देन सोर्स कोड मैनेजमेंट, आई थिंक ये चीज़ अगर आप डेवलपर हैं तो आपको आती होगी, बट फिर भी मैंने इस चीज़ को लिखा है यहाँ पे। एंड इतना होने के बाद में फिर वापस से आप वही CI/CD टूल्स के साथ ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेट करने का ट्राई करो। देन CI/CD टूल्स हो जाए तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको कंटेनराइज करना है आपके एप्लीकेशन को। क्या मैं इसको कंटेनराइज कर सकता हूँ क्या, और अगर कर सकता हूँ तो कैसे करूँगा। तो आप जब कंटेनराइज कर दोगे तो अब मैं बोलूँगा कि जेनकिंस पाइपलाइन को वापस से मॉडिफाई करो एंड उसके अंदर आपको क्या करना है, डोकर यूज़ करना है। एंड आप जेनकिंस जो जार फाइल या वॉर फाइल बना रहा था उसकी जगह अभी वो बिल्ड करना चाहिए आपके डोकर इमेजेस। उन डोकर इमेजेस को आपको कहाँ डालनी है, उन डोकर इमेजेस को आपको डालनी है किसी भी आर्टिफैक्टरी सर्वर के अंदर। आर्टिफैक्टरी सर्वर के अंदर आपके डोकर की इमेजेस पड़ी हुई है। अब उस इमेजेस से आपको कंटेनर बनाने हैं। कहाँ बनाओगे, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर्स जो भी सॉफ्टवेयर हैं लाइक क्यूबरनेटिस, ओपनशिफ्ट एंड डोकर स्वॉर्म, कहीं पे भी आप ये चीज़ डाल सकते हो। देन वही चीज़ कि अब क्लाउड पे आपके एप्लीकेशन को कैसे लाइव करना है, तो आप क्लाउड सीखो एंड क्लाउड सीखने के बाद में वहाँ पे आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करो। एंड जब आपका एप्लीकेशन क्लाउड पे डिप्लॉय हो गया, आपने क्लाउड पे इंफ्रा बना लिया, तो वो इंफ्रा कैसे बनेगा उसके लिए आप सीखो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। एंड अगेन एंड में मैं बोलूँगा आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो जो आपके टूल्स की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करें। अगर आप एक सिस्टम एडमिन है तो मैं चाहूँगा कि आप ये वाला रोड मैप फॉलो करो, बट अगेन यू आर फील फ्री
टू चूज योर पाथ। ठीक है, आपको लगता है कोई भी टूल आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो अगेन सिस्टम एडमिन है तो लाइक आई अज्यूम कि आपको ना ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही आता होगा, लिनक्स वगैरह, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लिनक्स सीखो। जो भी काम आप मैनुअली कमांड चला चला के कर रहे हो आप उसको ऑटोमेट करो शेल स्क्रिप्ट के हेल्प से। देन सेम वही चीज आप ऑटोमेट करो आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। एंड जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल कंप्लीट हो गया तो मैं चाहूंगा आप मॉनिटर करो आपके सिस्टम को। अब आपके सिस्टम को आप मॉनिटर कर रहे हो मॉनिटरिंग टूल्स के हेल्प से। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी 3 चीज़ कवर हो चुकी है, शेल स्क्रिप्ट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स एंड मॉनिटरिंग टूल्स। देन उसके बाद में अभी यूँ मान लीजिए आप सिस्टम एडमिन है तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ना क्लाउड सीख लीजिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है इंफ्रा के बारे में, मशीन्स के बारे में, तो आपको क्लाउड सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको केवल इतना सा मैप करना होगा कि अच्छा यार मैं मेरे लोकल ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को ऐसे करता हूँ बट क्लाउड पे करना रहा तो ऐसे करना है। केवल इतना सा आपको मैप करना रहेगा और आप बहुत इजीली कर लोगे। एंड ज़्यादा भी नहीं तो केवल एक EC2 सर्विस सीख लीजिए क्लाउड की, क्योंकि वहाँ पे आप केवल सर्वर्स बनाने का ही काम करोगे। ठीक है, एंड जैसे ही आपने सर्वर बनाना सीख लिया तो अब आपको क्लाउड का बेसिक आइडिया हो गया क्लाउड होता क्या है। एंड जैसे ही आप ये सीख लोगे तो उसके बाद में अब आप जो क्लाउड पे जो काम कर रहे हो मैनुअली, उस काम को ऑटोमेट करो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड के हेल्प से। एंड फिर वापस से मैं बोलूँगा कि जैसे ही आपने ये 2 चीज़ सीख ली है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, देन आप सीखो गिट, क्योंकि कोड आप कहीं तो स्टोर करोगे। एंड जैसे ही गिट सीखा तो आप CI/CD टूल सीखो। अब आप बोलोगे कि गौरव यहाँ पे तो कोई एप्लीकेशन हम बना नहीं रहे, बिल्ड एंड डिप्लॉय भी हम कुछ नहीं करवा रहे, तो हम CI/CD टूल्स के अंदर सीख के करेंगे क्या? तो CI/CD टूल्स में क्या करना है आपको कि सिंपल सा आपका जो भी फॉर एग्जाम्पल आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड लिख दिया कि मेरे को ये 5 वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है AWS पे। एंड आपने ये भी लिख दिया कि भाई जब भी मेरी कोई भी नई मशीन AWS पे आएगी तो उस मशीन के ऊपर ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन जाना चाहिए जो आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स पे सीखा है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे ही कोई भी कोड डालोगे, लाइक आपने आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड में आपने कर दिया कि 5 की जगह भी मुझे 10 मशीन चाहिए और मुझे उन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम चाहिए, तो अब जेनकिंस जो है ना वो ये सारी चीज़ हैंडल करेगा। जैसे ही आपके गिट रेपो में आपने कोई भी कोड डाला तो उस जो भी लेटेस्ट कोड होगा उस लेटेस्ट कोड के हिसाब से वो इंफ्रा बना देगा AWS पे और लेटेस्ट जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो अप्लाई कर देगा आपके उन मशीन। तो यहाँ पे आपको कोई डिप्लॉय वगैरह आपने कुछ नहीं सीखा है, बट आपने CI/CD कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लिए हैं। जब आप इंटरव्यू दो तो इंटरव्यूअर को आपको खुद के फील्ड में पुल करना है कि भाई हमने ये किया है, हमने लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे एंड जैसे ही मशीन्स क्रिएट होती थी हम उन पे बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगरेशन चला देते थे। ठीक है, एंड उसमें क्या क्या रहता था ये चीज़ आपको आती होगी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आपने इंटरव्यूअर को पुल कर लिया आपके फील्ड में, एंड एक बार अगर इंटरव्यूअर आपके फील्ड में आ गया तो आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। इंस्टेड किया आप उस साइड जाओ जिस साइड आपको इंटरव्यूअर लेके जाना है, आप उसको पुल करो खुद के साइड, खुद के एक्सपीरियंस के साइड। देन जब आपको CI/CD के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे ना तो उसके बाद में क्या है, अब मैं बोलूँगा अब आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना सीख, और वो सीखने भी चाहिए। ठीक है, जब आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाओगे तो वही अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनाओ, देखो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैसे एक प्रोग्राम बनते हैं और कैसे उसको डिप्लॉय करते हैं। मैनुअली सीखो, कुछ भी ऑटोमेट नहीं सीखना। देन जब आपको मैनुअली ये करना आ गया तो अब आपको ऑटोमेशन पता है, CI/CD कैसे काम करता है, सेम उस चीज़ को CI/CD के हेल्प से करो। ठीक है, जब CI/CD पाइपलाइन बना ली तो अब आप देखो कि यार मैं इनको कंटेनराइज कैसे करवा सकता हूँ। देन फिर वही बोलूँगा कंटेनराइजेशन टूल सीख लो सारे के सारे, उनको डिप्लॉय करो। एंड उसके बाद में फिर वापस वही चीज़ बोलूँगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो जो आपके टूल्स की फंक्शनलिटी एक्सटेंड करती हो। अब बात करते हैं अपन नेटवर्क एडमिन्स के बारे में कि अगर कोई बंदा नेटवर्क एडमिन है जिसका काम ही केवल राउटर्स एंड स्विचेस को कॉन्फ़िगर करना है, वो अगर डेवऑप्स में आना चाहे तो उसके लिए कौन सा पाथ सही रहेगा मेरे हिसाब से, मैं वो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। एंड ये इस वीडियो का लास्ट PPT है। तो अगेन वही, सबसे पहले आप सीखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, देन शेल स्क्रिप्ट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स। एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको वो चीज़ नहीं आती हो, आपकी एक्सपर्टीज राउटर एंड स्विचेस में हो। आपको ये देखना है कि मैं एनसिबल के हेल्प से कैसे राउटर को और कैसे स्विचेस को मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। या ठीक है, जैसे ही आपने ये सीख लिया तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। एंड उसके बाद में आपको आना है कि यार अब मेरे को मॉनिटरिंग टूल सीखना है। जब आप मॉनिटरिंग टूल सीखोगे तो बिल्कुल भी ना तो आपको लिनक्स सर्वर मॉनिटर करना है, ना ही आपको एप्लीकेशन मॉनिटर करना है। आपको मॉनिटर करना है आपके राउटर एंड स्विचेस, क्योंकि राउटर एंड स्विचेस के मॉनिटरिंग के बारे में आपको 100 पैरामीटर्स अलग अलग पता होंगे जो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, तो आपने मेरे को 50 चीज़, अगर मैं आपका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ और आप मेरे को बताओगे कि मैं हम लोग इंटरफेस मॉनिटर करते थे, कितना आया कितना गया,
इनबाउंड ट्रैफिक क्या रहा, आउटबाउंड ट्रैफिक क्या रहा। तो जब आप ये सारी चीज़ बोलोगे तो मैं आधा तो होऊंगा कि हाँ भाई इसको पता है मॉनिटरिंग टूल क्या होते हैं, मैं उस जगह ही खुद को सरेंडर कर दूंगा अगर मैं इंटरव्यूअर रहा तो। या फिर मैं और भी चीज़ पूछ लूँगा कि ठीक है आप लाइक सपोज मेरा एक इंटरफेस है और इस एक इंटरफेस पे 1 मिनट के अंदर 10 GB डाटा डाउनलोड हो रहा है, तो क्या आप अलर्ट ट्रिगर कर सकते हो क्या? तो आप बोलो कि यस ये मैंने कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मॉनिटरिंग टूल सीखने हैं और वो उस फील्ड में सीखने हैं जो फील्ड आप में, जिस फील्ड में आप ऑलरेडी हो। तो आप इंटरव्यूअर को पुल करो आपके फील्ड के अंदर, आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी कोड था वो आपको गिट पे डालना है। एंड अगेन वही राउटर्स एंड स्विचेस का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आप करो CI/CD टूल के हेल्प से। मतलब आप गिट के अंदर राउटर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो वो अपने आप उस राउटर पे जाके अप्लाई हो जाना चाहिए, वो स्विचेस का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखो वो उस स्विचेस पे जाके अप्लाई हो जाना चाहिए। ये चीज़ कैसे करोगे, राइट? तो लाइक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स एंड कोई सा भी एक CI/CD टूल को आप ले लो एंड इन दोनों को इंटीग्रेट करके आप ये काम इजीली कर सकते हो, ठीक है। आपके देखो डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, बट अभी तक आप आपके ही फील्ड में हो, ठीक है। तो आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। उसके बाद में आप सीखिए क्लाउड, ठीक है। अब आप अगर एक नेटवर्क एडमिन है तो लाइक आप ना नेटवर्किंग सर्विस सीखिए किसी भी क्लाउड की। लाइक फॉर एग्जांपल AWS के अंदर आप मे बी आप एक सर्वर क्रिएट करना सीख लो, बट उसके बाद में डायरेक्ट जंप करो आप VPC के साइड, जहाँ पे आप वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं, राइट। वहाँ पे आप नेटवर्क बना सकते हैं, सबनेट बना सकते हैं, राउटिंग टेबल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नेट गेटवेज बना सकते हैं, इंटरनेट गेटवेज बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी वो टर्म्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। ये सारी की सारी चीज़ आपने जब AWS में सीख ली, उसके बाद में अब क्या करना है, यार ये मेरे को AWS पे सारा इंफ्रा बनाना आ गया, बट इसको अगर ऑटोमेट करना रहा तो कैसे करूँगा? तो उसके लिए आप सीखो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। एंड जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड सीख लोगे देन वापस उसको CI/CD टूल्स के हेल्प से आप क्या करना स्टार्ट करो, ऑटोमेट करना। कि मैंने मेरे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जैसे एक राउट टेबल ऐड करी तो वो अपने आप अप्लाई हो जाए AWS पे। जैसे ही मैंने मेरे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई राउट रिमूव किया तो वो अपने आप रिमूव भी हो जाए AWS से। तो आप ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और उस तरीके से आपको सीखना चाहिए। देन बाद में वही कंटेनराइजेशन टूल्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बट इससे पहले मैंने 1-2 पॉइंट मिस कर दिए कि आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हेलो वर्ल्ड के एप्लीकेशंस बनाओ एंड उनको लाइक वो कैसे उनको डिप्लॉय कर सकते हो लिनक्स सर्वर पे, ये आप सीखो। एंड जब आप ये सीख लोगे देन उसको कैसे कंटेनराइज कर सकते हो वो आप सीखो। देन आपको CI/CD टूल्स आपको पहले से आते हैं, उनके साथ इनको इंटीग्रेट करना सीखो, ठीक है। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही सीखनी है आपको जो आपके टूल्स की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि मैंने आपको एक सही डेवऑप्स का रोड मैप प्रोवाइड किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।